Hello everyone, I am Lavpreet and today I will be doing the microanalysis of second chapter of paper 1 that is chemical bonding. ठीक है, ऑलरेडी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का माइक्रो एनालिसिस किया था। आप उसका वीडियो अगर चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब जो है हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का एनालिसिस। तो एक बार इसमें सिलेबस देख लेते हैं। जो आईएएस का सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है उसमें हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। फिर जो आईएफएस है उसमें दो जो डिफरेंसेस हैं, एक तो है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स और एक इसमें जो एमओ डायग्राम है वो BeH2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इनका एमओ डायग्राम भी इंक्लूड है। फिर हम जियो केमिस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सिर्फ उसमें केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। और अगर आप ये इसके टॉपिक्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो जियो केमिस्ट का जो सिलेबस है वो एक्सटेंसिवली कवर करता है जो भी आईएफओएस में पूछा जाता है या फिर जो आईएएस में पूछा जाता है। जो इनका आईएएस का आईएफओएस का सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन जियो केमिस्ट के सिलेबस में हमें वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सिलेबस जियो केमिस्ट का है उसको फॉलो करेंगे सो देट कि हमारा कोई भी टॉपिक जो है वो छूट ना जाए। ठीक है, सो लेट्स डू माइक्रो सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसकी वो है बेसिक्स। ठीक है, तो मैं आपको जो ये बता रहा हूँ इसमें ये आपको करना है, खुद से करना है। आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है इसमें वो होता है एक एलिमेंट क्या होता है, फिर कंपाउंड क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, ऑर्बिटल क्या होता है, आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस या जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये आपको पहले पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की हेल्प ले लेना, कोई भी अगर और कोई बुक आपको मटेरियल है वो रेफ़र करना है वो भी कर सकते हो। और एक हमारा जो होता है जो टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर। ठीक है, जो एटम्स को एक साथ होल्ड करते हैं, तो इसमें दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, प्राइमरी फोर्सेस और सेकेंडरी फोर्सेस। तो इनके बारे में आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो। मेरे नोट्स का जो है मैं ड्राइव लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप रेफ़र कर लेना उनको। यहाँ से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी का एक या दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्टेट रूल जो होता है इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आता है। फिर ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ दोनों का ओवरलैप है। तो ये जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आप चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर के वहाँ से ले लो चाहे यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपको बेसिक्स अपना पहले क्लियर करना है बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक। फिर सिलेबस में हमने देखा कि आयोनिक बॉन्ड के बारे में मेंशन कर रखा है, लिखा हुआ है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो हमें क्या करना है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसका कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, उन दोनों का डिफरेंसेस आपको 5 मेजर डिफरेंसेस अगर आपको पॉइंट्स बना सकते हो तो वो पॉइंट्स बना के रखने हैं। ठीक है, फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स जो होता है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप मेरे नोट्स देख लेना या फिर कोई भी अदर मटेरियल देख लेना जहाँ पे इन चीज़ों को कवर कर रखा है। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं
वो नहीं पूछे जाते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए चैप्टर में इनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ओनली रीड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, उसमें डीपली नहीं जाना है, एक एक पॉइंट्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आप उसका समरी भी लिख पाओ तो आप समरी बना के अपना पढ़ सकते हो। फिर एक कंसेप्ट आता है ज्योमेट्री ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम बात करते हैं रेडियस रेशियो रूल की। ठीक है, यहाँ पे टी कर लेना, ये रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हम सॉलिड स्टेट में इसको इंक्लूड कर रहे हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है वो सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मैं सॉलिड स्टेट का एनालिसिस करूँगा वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड जो भी यूपीएससी में, आईएफओएस में या जियो केमिस्ट में कोई क्वेश्चन आया है, जियो केमिस्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, लेकिन शायद जियो केमिस्ट में भी अगर रेडियस रेशियो रूल पे अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आया है तो उसको हम कवर करेंगे। फिर अब जो है कुछ हिडन टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ सिलेबस ही होता है। अब हम क्या है उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, मुझे लगता है कि यूपीएससी आने वाले टाइम में फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन पूछेगी, जैसा कि ये कर रही है। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पूछना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और ऑक्टेट रूल में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछना स्टार्ट किया है। तो आने वाले टाइम में फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, ये कंसेप्ट क्या होता है फॉर्मल चार्ज, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कि कैसे फॉर्मल चार्ज को हम निकालते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसी में फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस जो होता है उसका कंसेप्ट भी देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। इसमें हिडन टॉपिक्स में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इनमें। तो इसका जो कंसेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। ये लोग जो हैं इसको अवॉइड करते हैं। ये जो कंसेप्ट है आपका, ये एक जनरल जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके कंसेप्ट में अगर देखोगे तो जो मोलिक्यूल्स का जो ज्योमेट्री और शेप होता है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बना के और उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। और एक जो हमारा CO मॉलिक्यूल होता है, NO होता है, ठीक है, NO2 होता है, ठीक है, इन चीज़ों पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से रिगार्डिंग। फिर एक कंसेप्ट होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, स्टेबिलिटी जो कंपाउंड की होती है वो डिसाइड होती है ऑक्टेट रूल से। उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल जिसको हाइपर ऑक्टेट बोलते हैं, और एक होता है डुप्लेट रूल जिसको हाइपो ऑक्टेट बोलते हैं। जो एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल है उसमें दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है जो केमिकल बॉन्डिंग में यूज़ होता है, दूसरा होता है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ होता है जिसको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं। तो ये जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे वहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे। तो ये जो हिडन टॉपिक्स हैं इनके बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैटिस एनर्जी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला, डेफिनेशन या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। फिर लैटिस एनर्जी और स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, उसमें रिलेशन क्या है, कि अगर लैटिस एनर्जी कम है तो वो कंपाउंड का जो स्ट्रेंथ है, आयोनिक कंपाउंड जो होगा उसका स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगा। कुछ कंपाउंड जैसे मान लो कि NaCl है और NaI है, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है मोर आयोनिक है, लेस आयोनिक है, ऐसे वाले कंसेप्ट इसमें होते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक जो कंसेप्ट आता है सॉल्वेशन एनर्जी का, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि एक जो कंपाउंड है जैसे मान लो लिथियम क्लोराइड है और लिथियम आयोडाइड है, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मोर सोल्यूबल है, ठीक है, और कौन सा लेस सोल्यूबल है। ठीक है, तो जो सॉल्वेशन एनर्जी है इस पे आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट पढ़ के
इसके एप्लीकेशंस भी देख लेना। फिर सबसे एंड में आता है लैटिस एनर्जी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें अपना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो है बॉर्न हेबर साइकिल। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इसमें पहला आता है कि कंस्ट्रक्ट बॉर्न हेबर साइकिल फॉर NaCl, ठीक है, MgCl2, ठीक है, Na2O2 करके एक बार पूछा गया है, ठीक है, LiF उसके लिए पूछा गया है। तो ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, उनका आपको बॉर्न हेबर साइकिल जो है वो बनाना आना चाहिए। बॉर्न हेबर साइकिल में भी एक साइकिल जो जिसे हम नॉर्मल बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं जैसे NaCl का होता है, लेकिन कुछ टिपिकल बॉर्न हेबर साइकिल भी होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, MgCl2 हो गया। तो इसमें और NaCl वाले में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, वो हमें पता होना चाहिए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। फिर इसी में एक और आता है कि जितने भी बॉर्न हेबर साइकिल हम बना रहे हैं उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो किस टाइप के प्रोसेस हैं, उनका नाम क्या है, और वो एनर्जी इवॉल्विंग है या एनर्जी रिलीजिंग है, ठीक है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। ऐसे क्वेश्चन भी अभी पूछे जा रहे हैं। पहले इनमें ज़्यादा फोकस जो था साइकिल बनाने पे था, बट आजकल जो है इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, उसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसी में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है किसी बॉर्न हेबर साइकिल में या आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो वाला जो फैक्ट है वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना आता है तो ये काम करना इजी है। फिर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है, ठीक है, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई लिथियम इज एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज सीजियम, ठीक है। तो ये हमें मॉडिफाइड नेचर क्या होता है बॉर्न हेबर साइकिल का ये भी हमें देखना है, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हम कैसे अपना जो है बॉर्न हेबर साइकिल का यूज़ करेंगे या फिर कैसे हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वैसे भी मॉडिफाइड कंसेप्ट जो है ये वैसे मैंने कभी नहीं पढ़ा है, बट एक बार आप देखना इसमें अगर कहीं किसी बुक में ये वाला कंसेप्ट दिया है या नहीं दिया है। फिर इसमें दूसरा आता है जिसकी हम बात करते हैं बॉर्न-लैंडे इक्वेशन। इसका जो काम है वो हमें पता है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, पहला कि इक्वेशन क्या है, फिर बॉर्न-लैंडे जो इक्वेशन है उसका स्टेटमेंट जो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं वो क्या है, फिर किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, मॉडलिंग कांस्टेंट हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें पता होना है, चार्ज हो गया, वैलेंसी हो गई। तो ऐसी वाली चीज़ें जो है वो जो है इक्वेशन में जो भी अननोन चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि जो बॉर्न-लैंडे इक्वेशन है वो उन पे कैसे डिपेंड करती है, किस चीज़ के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इसमें बॉर्न-लैंडे इक्वेशन के मॉडिफिकेशंस कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस बॉर्न-लैंडे इक्वेशन में किए गए थे सो दैट कि हमारा जो लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन का जो कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा करीब हो जो हमारा ओरिजिनली जो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती है उसके। फिर इसी में एक कंसेप्ट आता है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पे इस पे आई थिंक एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना आना चाहिए। जो नोट्स में आप देखोगे वो HCl के लिए है, और जो UPSC ने पूछा था आई थिंक वो BRCl के लिए पूछा था। तो आप इस चीज़ का जो है नोट्स देख लेना, नोट्स में इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा क्या क्या इसमें करना है। फिर कंसेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो एक वर्डिंग लिखा गया है कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो इसमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट देखना है और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आप नोट्स से पढ़ लेना, नोट्स में सफिशिएंट मटेरियल है इस पर, तो उससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक कंसेप्ट है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स का, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क लगा लो, कैसे भी कर लो, आपको जैसे याद रहे कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है कि हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी का। फिर इसमें कंसेप्ट पता होना चाहिए फजान का रूल क्या है, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, उन फैक्टर्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो फजान रूल पे बेस्ड होके और उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं कि इसका जो है किसी एक का पूछ लिया कि जो कोवेलेंट करेक्टर है वो ज़्यादा है, किसी एक में कम है, तो उसका रीज़न पूछा है। फिर एक होता है बॉन्ड पोलैरिटी वाला कंसेप्ट कि मेरे पास एक मान के चलो कि NH3 है, ठीक है, ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि इसमें से, या फिर जैसे मान लो एक एस का ऐसे करके कोई कंपाउंड है, यहाँ पे इसमें कहीं पे N लगा रखा है, कहीं पे ऐसे, तो उसमें पूछा जाता है कौन सा बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर होगा, या फिर कौन सा बॉन्ड जो है जिसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके साथ आपको लिंक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, ठीक है, कि दो जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में जिसमें बॉन्ड बन रहा है उसमें जैसे कार्बन और नाइट्रोजन हो गया और एक हो गया कार्बन और ऑक्सीजन, तो किसकी बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बॉन्ड पोलैरिटी पे। फिर हमारा जो कंसेप्ट है डाइपोल मोमेंट का, तो डाइपोल मोमेंट का एक तो डेफिनेशन या कंसेप्ट जो है वो क्या है, फिर किन फैक्टर्स पे डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर पे डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है, ठीक है, जिसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का जो होता है इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल पे कैसे डिपेंड करता है वो भी देखना होता है, ठीक है, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। फिर एक IFS में एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, आई थिंक 2018 की बात है ये, तो उस समय पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, मेरे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे मैंने बेंजीन का जो है अलग अलग सब्सटीट्यूटेड बेंजीन लेके उसमें अलग अलग कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड होगा, पेरा होगा और मेटा होगा, तो उसमें कैसे कैसे जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया कोई, यहाँ पे मैंने वाई ले लिया, अब ये ऑर्थो पे है, मेटा पे गया, फिर पैरा पे गया, तो इसमें जो बॉन्ड का जो मोमेंट होगा डाइपोल मोमेंट वो कैसे चेंज होता है, उसमें डायरेक्टली रेशियो पूछा गया था किसी दो का, जैसे पैरा और ऑर्थो, इसका रेशियो पूछा गया था, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर कंसेप्ट आता है VBT का, ठीक है, VBT में हम देखते हैं एक तो हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट और एक होना चाहिए डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कंसेप्ट किस किस का, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं, और इनमें सब में डिफरेंसेस क्या है। फिर इन्हीं में एक कंसेप्ट आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, कि कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया उसमें काउंट करने के लिए बोल देते हैं काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, तो ऐसे वाले कंसेप्ट जो है पूछे जाते हैं। फिर एक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जो है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ VBT, वो भी स्पेशली H2 मॉलिक्यूल के लिए ही पूछा गया है, ठीक है, तो ये याद रखना है कि सिर्फ H2 के लिए, अब H2 में H2 प्लस भी पूछ सकता है, ठीक है, H2 माइनस भी पूछ सकता है, या कोई और जो है उसमें लिंक करके पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा इसी कंसेप्ट पे जो H2 मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है। उसमें हमें पता होना चाहिए कि ट्रायल वेव फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। फिर इसमें जो VBT का जो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था, इसका जो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट दिया गया था भाई हेथलर एंड लंदन, ठीक है, तो उसमें क्या उन्होंने सजेस्ट किया था, फिर उसका फर्दर जो स्लेटर का जो मॉडिफिकेशन था वो क्या किया गया था। फिर इसमें आता है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ
वीबीटी, ठीक है। उसमें हमें देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कंडीशंस क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप, ठीक है। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब है मैक्सिमम ओवरलैप होता है तो उसकी जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी है उस पर कैसे इफेक्ट करता है। फिर आता है इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कि एस पी, ठीक है, sp2 sp3 sp3d, ठीक है, ऐसे करके जितने भी टाइप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ज्योमेट्री निकल के आएगी, जो भी शेप निकल के आएगा मॉलिक्यूल का। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इसी पे पूछे गए हैं। इसमें हम आगे पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ VESPR, ठीक है, वेस्पर थ्योरी। फिर इसी में एक कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जिसको हम पढ़ते हैं B2H6 में, ठीक है। तो इस टाइप में इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री और शेप कैसे अफेक्ट होता है। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी इसका कंसेप्ट क्या है, फिर कंडीशंस क्या क्या है रेजोनेंस होने के लिए। फिर मान लो कि 4 से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, तो उसमें डोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सी होगी उसका आइडेंटिफिकेशन करना। स्पेशली जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें आता है वो है ClF3 का, ठीक है। उसमें कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेंट होगी, कौन सी नहीं होगी। फिर है रेजोनेंस हाइब्रिड का कंसेप्ट और रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट। तो ये वाले जो हैं ये रेजोनेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है डोमिनेंट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, या फिर रेजोनेटिंग, ठीक है, एक और लिख लेना इसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का, पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगी वो ड्रॉ करने के लिए जो आता है वो एक इसमें और ऐड कर लेना। फिर इसमें आता है ज्योमेट्री ऑफ शेप ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यही वाला यहाँ पे हम देख रहे हैं। थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसमें क्या है, पहला कि हमें शेप और ज्योमेट्री इसमें डिफरेंस क्या होता है वो पता क्लियरली होना चाहिए। कुछ लोग जो है इंटरमिक्स कर देते हैं जब एग्जाम में आंसर लिख के आते हैं, ज्योमेट्री जो होती है उसको शेप बता देते हैं, शेप को ज्योमेट्री बता देते हैं, या फिर पूछा ज्योमेट्री होता है वो शेप बता के आ जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये वाली गलतियाँ मत करो। इसमें आपको शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, किस हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी ज्योमेट्री और कौन से शेप एसोसिएटेड होते हैं वो पता होना चाहिए। फिर आता है कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मोलेकुलर ज्योमेट्री का। ये क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, मोलेकुलर ज्योमेट्री क्या होती है और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होती है। फिर इसमें एक जो चीज़ है वो जो होती है कॉमन नेमिंग जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का, वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए, टीयर गैस का पता होना चाहिए। इसी तरह फॉस्जीन हो गया, नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन, अगर मैं आयन की बात करूं तो इनमें नाइट्रेट आयन क्या होता है, नाइट्राइट आयन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर एंड में आता है वेस्पर का थ्योरी, ठीक है। वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे एक कंसेप्ट और निकल के आता है ड्रैगो का फॉर्मूला। ड्रैगो के फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लॉन पेयर होंगे। इसके बेसिस पे फिर हम शेप डिसाइड करते हैं। इसी में फिर इसके वेस्पर थ्योरी के एप्लीकेशंस, उसमें जो है आप जाओगे तो हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी इसमें अगर आप काउंट करना चाहो तो देख सकते हो। तो इसमें थोड़ा ये ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं इसके, क्योंकि ये sp3d3 इस हाइब्रिडाइजेशन तक हमें कवर करना है इनको। तो उसमें IF7 जो है, ठीक है, इनके सबके एग्जाम्पल, जिनोन फ्लोराइड जो होते हैं उनके एग्जाम्पल, वो सब वेस्पर थ्योरी में उसमें पूछा जाता है कि शेप कैसे निकल के आएगा और लॉन पेयर का इफेक्ट क्या है, क्यों शेप जो है जो ओरिजिनल शेप जो हम निकालते हैं और ज्योमेट्री जो है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ VBT।
उसमें हमें पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल जो है उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और फैक्टर्स कौन कौन से जो है बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, उसमें एक कंसेप्ट आता है बेंट रूल का। तो ये मेरे नोट से करोगे इजीली मिल जाएगा वहाँ पे पूरा। तो ये एक बॉन्ड एंगल का जो कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। फिर इसमें ही आता है मेरिट और डीमेरिट ऑफ वीबीटी, और उसी में कंपैरिजन ऑफ वीबीटी एंड एमओटी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो कि O2 से मैं O2 पॉजिटिव में जा रहा हूँ और एक मैं N2 से N2 पॉजिटिव में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है क्या डिफरेंसेस हैं, जो हम MOT लगा के इसमें जो भी आंसर निकालेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी पे एक जो है स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एक में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कंसेप्ट आता है LCAO का, ठीक है। ये MOT में ही एक जो होता है कंसेप्ट है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका कंसेप्ट प्लस इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, फिर क्राइटेरिया टू बी मेट टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्राइटेरिया है। फिर LCAO-MO डायग्राम फॉर H2 मोलिक्यूल, हमने ये देखा था VBT में भी, उसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में भी H2 का ही यूज हो रहा था। यहाँ पे भी हम H2 के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ जीरेड और अनजीरेड का, ठीक है, जो सिमेट्री रूल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क इसको इसलिए ज़्यादा किया है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि MOT डायग्राम बनाने में आप सिंपल जो है पाई और सिग्मा ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है जीरेड कौन से हैं अनजीरेड कौन से हैं उसको भी हमें बताना है। तो ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। आगे हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कि वहाँ पे भी ये कंसेप्ट काफ़ी यूजफुल है। फिर हमारा जो आता है चैम्पियन इस चैप्टर का, जो कि है MOT, ठीक है। MOT से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। MOT में 3 टाइप के जो हैं मतलब आते हैं। एक होता है होमोन्यूक्लियर डायोटॉमिक मॉलिक्यूल और उसके आयंस जो होते हैं उन पे क्वेश्चंस आता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। फिर एक हेट्रोन्यूक्लियर डायोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इतने सारे हैं, और भी हो सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, तो इनके डायग्राम। फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये स्पेशली IFS में ही मेंशन है, ठीक है, IFOS में। तो ये वाला जो टॉपिक है स्टार मार्क करके आप IFOS में लिख सकते हैं। इसमें 2 ही मॉलिक्यूल का मेंशन कर रखा है, पर और भी मॉलिक्यूल को काउंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ MO डायग्राम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। इसमें कुछ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है BeH2 के बारे में पूछा गया था, उसमें बोला था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना के बताओ। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो ये आप देख लेना ये वाला कंसेप्ट क्या होता है। ये वाला जनरली कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करते हैं, यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये स्पेशली BeH2 के केस में पूछा गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। फिर एक होता है सिंपल MO डायग्राम होता है, एक होता है कि उसमें एडवांस MO डायग्राम होते हैं जिसमें हम जीरेड और अनजीरेड नोटेशंस की बात करते हैं। इसमें अगर आप बुक में अगर मेंशन करूं, ठीक है, तो मैस्लर एंड टार की एक बुक आती है, ठीक है, उसमें ये ज़्यादातर यूज होता है जीरेड और अनजीरेड का। या फिर आप हुई की बुक देख लो, ठीक है, उसमें भी काफ़ी जगह पे ये वाले कंसेप्ट पे ही MO डायग्राम बना रखे हैं। फिर एक होता है MO डायग्राम जो है हेट्रोन्यूक्लियर डायोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि कोल्सन ट्रीटमेंट पे बेस्ट होता है। तो ये जब आप एग्जाम में जब भी हेट्रोन्यूक्लियर के बनाते हो इनके, ठीक है, डायोटॉमिक के, तब आप मोस्टली प्रीफर करो कोल्सन ट्रीटमेंट यूज करने का। इसमें कोल्सन ट्रीटमेंट में स्पेशली क्या है, SP मिक्सिंग का जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद होता है MO जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं वो आपको बनाना आना चाहिए। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं सिग्मा 1s2, ठीक है, ऐसे करके सिग्मा 2s2, ठीक है, ऐसे कर करके बनाते हैं। तो इसकी जगह आप क्या करो, KKLL ये वाले कंसेप्ट यूज करो। ये क्या करेगा, आपका टाइम बचाएगा और
सेम जो चीज़ है वही कन्वे की जाएगी। फिर एमो जो डायग्राम के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कुछ कंपाउंड्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उनका स्पेशली रीज़न पूछा जाता है। ठीक है, और कॉमन नेमिंग पता होनी चाहिए। आइए, अगर आप आईएएस का 2024 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे वाले कंसेप्ट आए हैं, तो वो पता होना चाहिए कि उसमें आयंस जो है वो O2 2 माइनस होगा, O2 माइनस होगा, O2 और O2 प्लस, ये इनके नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये पता होने चाहिए। अदरवाइज फिर आप एग्ज़ाम में अगर नाम नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन में आपका पेन भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है। फिर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल देगा और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल देगा। फिर उनमें पूछेगा कि इनके जो डायग्राम्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है, रीज़न पूछा जाएगा। और या फिर पूछा जाएगा कि इनमें कोऑर्डिनेशन की जो एबिलिटी है किस में है, जैसे N2 और CO, ठीक है, तो इनकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी में बात की जाएगी, जैसे IFS 2024 में पूछा गया था। फिर इसमें जो आता है मेरिट और डीमेरिट ऑफ एमओटी और कंपैरिजन ऑफ एमओटी विद वीबीटी, तो इसमें जनरली क्वेश्चंस ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे कि जो O2 का जो है पैरामैग्नेटिज्म वो वीबीटी से नहीं बताया जा सकता लेकिन एमओटी से बताया जा सकता है, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, या फिर इसका वाइस वर्सा, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये इसका जो एग्जिस्टेंस है वो एमओटी से नहीं बताया जा सकता लेकिन वीबीटी से इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। और फिर फाइनली आता है हमारा इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक जो आप केमिकल बॉन्डिंग में भी काउंट कर सकते हो, किसी और चैप्टर में भी काउंट कर सकते हो, जैसे रेडियस रेशियो रूल। आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में रखना चाहो तो केमिकल बॉन्डिंग में रख लो, सॉलिड स्टेट में रखना चाहो सॉलिड स्टेट में रख लो, मैं इसको सॉलिड स्टेट में कवर करूँगा। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर और डिफेक्ट्स, इसमें सेमीकंडक्टर की बात होती है, ठीक है, और कंडक्टर्स उनकी बात होती है। ठीक है, अब इसमें जो है कि किस टाइप के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या क्या उसमें डिफेक्ट्स आते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, तो वो प्योरली हम सॉलिड में ही डिस्कस करेंगे इसको भी। ठीक है, फिर होता है शेप्स ऑफ sp-d ऑर्बिटल्स, ये हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने देखा था, तो इसको एटॉमिक प्लस केमिकल बॉन्डिंग आप किसी में भी काउंट कर सकते हो। और एक होता है केमिकल बॉन्डिंग का ऑर्गेनोमेटेलिक से इंटरलिंकिंग, जैसे कि बोल देंगे कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो CO है, इसमें जो बॉन्डिंग मेटल के साथ होगी वो C टर्मिनल से होगी या फिर O टर्मिनल से होगी। तो ये वाले जो कंसेप्ट हैं इनको केमिकल बॉन्डिंग के MOT के कंसेप्ट से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और ऑर्गेनोमेटेलिक से भी हम वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऐसा कंप्लीट एनालिसिस है, इसके बेसिस पे अब आपको क्या करना है कि टॉपिक्स जो है किस टॉपिक से कब कब क्या क्या क्वेश्चन आया है वो एक जगह कर लेना सिंगल प्लेस पे। ठीक है, मैंने क्या किया है अभी जो आगे मैंने किया है वो चैप्टर वाइज नहीं, मैंने ईयर वाइज कर लिया है। ईयर वाइज जो है वो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस कंसेप्ट पे आए थे, उनको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा और रियली बेनिफिट कर रहा है, तो आप जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई और व्यू पॉइंट है कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आपको लगता है कि इसकी जो रीच है वीडियो की ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप इसको जो है शेयर करना, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो जाओ, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है कि रियली ये जो चीज़ें हैं ये बेनिफिट करेगी। क्योंकि ऐसी जो एनालिसिस है ये मैं पूरे केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए करूँगा, सो दैट कि आपको फिर वो जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले और आपका जो है प्रिपरेशन है उसमें जो है वो काफ़ी हेल्प हो। आगे हम देखते हैं। देखो, अभी जो रिसेंटली IFS का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो ऑर्बिटल थ्योरी होती है उसके बेसिस पे ये देखो
इन 4 कंपाउंड के जो एनर्जी है वो देखिए। अब इसमें पूछा गया था कि कौन सा जो कंपाउंड है या सॉरी कौन सा जो स्पीसीज़ है उसमें जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा जल्दी, सबसे जल्दी कौन सा डिसोसिएट होगा। और इन एनर्जी को हमें क्या है, इनसे रिलेट करना है कि कौन सी एनर्जी किस स्पीसीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। बाकी ये पूरा जो है वो डिपेंड करता है एमओटी का जो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर डाइपोल मूवमेंट का ये देखो डायरेक्टली रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आईएएस के क्वेश्चन वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो ये आप ज़रूर देखो कि जो आईएएस में क्वेश्चन पेपर आता है वो मतलब पहले कंडक्ट होता है आईएएस का, और आईएफएस का बाद में होता है। तो जो आईएएस के जो उस साल के क्वेश्चन पेपर होता है वो डायरेक्टली जो है आईएफएस में भी आ रहा है। ठीक है, बॉन्ड हेबर साइकिल बनाने के लिए पूछा गया था NaCl का, बिल्कुल सिंपल NaCl का डायग्राम। और इसमें पूछा गया था इन्वॉल्विंग प्रोसेसेस क्या है, मेंशन द नेम्स ऑफ इन्वॉल्विंग प्रोसेस कि क्या क्या नाम है उनके, और फिर इंडिकेट करना है एनर्जी डिमांडिंग कौन सा है, एनर्जी इवॉल्विंग कौन सा है। सिमिलरली जो है एमओ डायग्राम पूछा गया था NO मोलिक्यूल का, उसमें देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, NO कैन एक्ट एज ए रिएक्टिव रेडिकल। तो ये हाउ, तो ये क्या करना है, NO का डायग्राम बनाना है, एमओ डायग्राम। उस एमओ डायग्राम में देखना है कि उसके एंटी बॉन्डिंग में कोई जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट है या नहीं, जो उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो रखा है या नहीं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है रेडिकल के लिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इधर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो है ये इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ये मैंने सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में पूछा था, बताया था वहाँ पे सॉल्वेशन जो है सोल्यूबल होगा। देखो लिथियम लेस सोल्यूबल है, Li वाटर में जो है ज़्यादा सोल्यूबल है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मांगा है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे पूछा है CSF और CSI में कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। ये मैंने अभी बताया था कि होमोन्यूक्लियर डायोटोमिक और हेट्रोन्यूक्लियर डायोटोमिक इन दोनों के एमओ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है, और इनमें डिफरेंसेस जो आते हैं एमओ में और इनके कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी में, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, 15 मार्कर में पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चंस, बट आपका जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी या तो उसमें लैक होता है, या फिर जो PYQs का अच्छे से एनालिसिस नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से, तो फिर वो जो प्रिपरेशन है वो क्या है ना कहीं लैक कर जाती है। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम हाइड्राइड की लेटिस एनर्जी के बारे में। फिर देखो मैंने बोला था ना कॉमन नेमिंग पता होनी चाहिए। ये सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, पर ऑक्साइड में क्या होगी, डाईऑक्सीजिनाइल आयन में क्या होगी, ये जब तक नहीं पता होगा फिर आप आगे स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर निकाल ही नहीं पाओगे। फिर आपको उसको रिलेट भी करना है कौन सा जो है हाईएस्ट स्टेबल होगा। एक बार डायरेक्ट पूछा गया है CO का एमओ डायग्राम। ये मैंने बोला था कि ClF3 का जो कंपाउंड है इसको काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मोस्ट फेवरेबल डिस्पोजिशन पूछा गया है, मतलब मोस्ट फेवरेबल इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, क्योंकि ये आपको पता ही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो उसमें जो Cl है, अब यहाँ पे 5 टाइप के ये बॉन्ड बनते हैं, इसमें जो F है F है F, ये 2 जो है खाली रहेंगे। क्यों रहेंगे क्या रहेंगे इसका पूरा रीजन होता है। तो इसमें इसकी शेप पे कमेंट करना था कि कौन सी शेप ये अडॉप्ट करेगा, और आपको पॉसिबल शेप्स भी बनानी थी पूरी, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन करना था। तो इसमें जो कंसेप्ट आएगा, जो बेंट रूल का कंसेप्ट आता है वो इसमें अप्लाई होगा। फिर बॉन्ड हेबर साइकिल मैंने बताया था लिथियम फ्लोराइड के लिए एक बार पूछा गया है, एमओ डायग्राम NO के लिए बार बार पूछा गया है, बॉन्ड ऑर्डर अब इन दोनों का मैंने बोला था ना कंपैरिजन ज़्यादातर पूछते हैं। आपको जब ये क्वेश्चन दिया गया है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तब आपको यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस भी कंक्लूजन में देना है, तब जाके आपका जो क्वेश्चन है। अदरवाइज आपको CO और CO NO का भी दे सकता था, वो दोनों का अलग अलग का दिया है। इसका मतलब कंपैरिजन वो जानना चाह रहा है कि आप इससे क्या कंपैरिजन इन्फर कर पा रहे हो। ये जो क्वेश्चन है ये इनहेरेंट पार्ट है इसका। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछी गई है,
पोलर बॉन्ड्स कौन सा होगा, मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाइपोल मोमेंट किसका हाइयर होगा किसका लोअर होगा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट, उसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, उसमें जो है लॉन पेयर का कंसेप्ट, ये वाला जो है पूछते हैं। लेटिस एनर्जी पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है Na के लिए। इसमें दो टाइप के कंपाउंड है, NaCl भी पूछा गया है, NaCl2 भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि NaCl2 फॉर्म नहीं होता है बट NaCl फॉर्म होता है, इसका रीज़न क्या है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर BeH2 का पूछा गया है, पॉली जो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्केच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाउंड्री सरफेस। अब देखो मैंने बोला था ना ये जीरेड अनजीरेड, G और U, तो ये वाले जो है आपको दिखाने पड़ेंगे। फिर साई 1 साई 6, ये भी मैं बताना भूल गया था। ऐसे वाले कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मान लो कि डायग्राम बन रहा है तो ये साई 1 होगा, ये साई 2 होगा, ये साई 3 होगा, ये साई 4 होगा, ऐसे करके साई 5 साई 6 बन रहा है, तो उनके डायग्राम आपको बना के बताने थे। फिर कंसेप्ट आता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन का, ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मैंने जो बताया था कि कौन सा जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम ओवरलैप का कंसेप्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप, ठीक है। उसमें हमें एक और कंसेप्ट याद रखना है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो जेड एक्सिस है वो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये बहुत लोग भूल जाते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है जब भी आप कुछ एजम्पशंस लेके कुछ, अगर हम कुछ डायग्राम बना रहे हैं तो। फिर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था BrCl का, मैंने बताया आयोनिक परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो बॉन्ड का मोमेंट है या डाइपोल मोमेंट या बॉन्ड लेंथ, इनकी जो वैल्यू है इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, एरर है कुछ ना कुछ। तो आप वो PYQ के सॉल्यूशंस मेरे ड्राइव से देख लेना, आपको वो मिल जाएगा इसमें। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए पूछा गया था कार्बन फ्लोराइड और कार्बन जो है आयोडाइड बॉन्ड का। अब इसमें देखो क्या बोला गया है, यू शुड इंक्लूड नंबर्स ऑन एक्स एक्सिस, नो नंबर्स आर नीडेड ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो है एक MIT का जो है एक ओपन कोर्स करके कुछ, ठीक है, क्या बोलते हैं, गूगल पे है इसका पूरा, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पिकअप किया गया था, ठीक है। सिमिलरली इसमें KF के बारे में भी जो है, अब मैंने बोला था ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये वाले जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं कि आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी डिसोशिएट करने के लिए KF मॉलिक्यूल को, तब आपके ये काम आता है। फिर बॉर्न एबर साइकिल हो गया, फिर एमोडाइग्राम हो गया, फिर वापस बॉर्न एबर साइकिल आ गया। डिसोसिएशन एनर्जी ये मैंने बताया था कि डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है अगर N2 को हम आयोनाइज करें तो, लेकिन अब जब हम O2 को आयोनाइज करते हैं तो उसमें इंक्रीज हो जाती है, एक्सप्लेन करना था, ठीक है। फिर इसमें एक आता है ये वाला कंसेप्ट ये तो आई थिंक इसमें ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इसमें डायरेक्टली आपसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी, जहाँ सिग्मा डोनर या पाई डोनर या सिग्मा एक्सेप्टर पाई एक्सेप्टर जो होते हैं उनके कंसेप्ट पे ये आएगा कि कौन सा कंपाउंड लीनियर है कौन सा बेंट है। फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, SO3 माइनस, इसमें भी शायद कुछ ना कुछ एरर है इसमें जो क्वेश्चन है, क्योंकि SO3 माइनस का निकालने में कोई ना कोई एरर है इसमें, या तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला सही नहीं है, ठीक है। फिर LCO मेथड, उसमें क्या पूछा गया है कि बॉन्डिंग क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं। फिर आता है एक कंसेप्ट की बॉन्ड लेंथ, उसमें लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, 4-5 कंपाउंड दे दिए उसमें पूछ लिया। फिर मैंने बोला था सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर पूछते हैं, टेट्रासाइनोइथाइलिन मॉलिक्यूल क्या होगा ये, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, ठीक है, यहाँ पे CN, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड है, तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने थे, इजी था। बट अगर कुछ लोग कार्बन नाइट्रोजन के ये जो बॉन्ड होते हैं इनमें अगर कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको अगर नहीं पता है सही से,
तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें लगेगा यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन निकल के कहाँ आता है, एमओ डायग्राम से निकल के आएगा। ठीक है, एमओ डायग्राम ऑफ, ठीक है, सी एन, वहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आया हुआ है। फिर आता है कोवेलेंट करेक्टर का फजान का रूल लगेगा। ठीक है, ठीक है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। लेटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये वाला क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट पे देखो NOF NO2F, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है किसका कम है, कौन से कंपाउंड का कौन सा है, फिर इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और डोमिनेंट स्ट्रक्चर। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मेरे PYQ में मैंने सॉल्व कर रखा है, आप वहाँ देख लेना, इजीली समझ आ जाएगा। सेम ये क्वेश्चन जो था ये अभी मैंने बताया कि N2 से N2 पॉजिटिव में जाने पे जो है बॉन्ड एनर्जी जो है वो कितनी रिलीज होगी, उसी बेसिस पे बोला है कि इसमें ये वीक है इसमें ये स्ट्रॉन्ग है, और डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। फिर एक कंसेप्ट जो था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट IFS 2018 में, ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का इनर्ट नेचर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ये लगेगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। या अगर आप एमओ डायग्राम बनाओगे ना, एमओ ऑफ N2, उससे निकलेगा ये कि जो इनर्ट जो नेचर होता है इसका N2 का, वो क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्टिव स्पीसीज है ही नहीं। ठीक है, रिएक्ट करने के लिए, इसके जब एमओ डायग्राम में देखोगे। ठीक है, और इसमें फिर ये भी होता है कि N2 जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, किसी रिएक्ट करने के लिए किसी स्पीसीज को, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे वाले जो है क्वेश्चंस जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये भी सेम, ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ P और D ऑर्बिटल, ठीक है, उस पर क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा है, फिर अरेंज करने के लिए पूछा है रीजन के साथ। तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे रेजोनेंस एनर्जी और उसके कंडीशंस क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही है, सिंपल से फंडे सेम क्वेश्चंस वापस रिपीट होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक शो करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन काउंट्स भी पता होनी चाहिए, दोनों जो ये जितनी भी स्पीसीज हैं इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा। ठीक है, फिर बोर्न लैंड इक्वेशन और इसके पैरामीटर जिस पे ये डिपेंड करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एमओ डायग्राम CO मोलिक्यूल का, फिर देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, IFS में आया था पहले ये, फिर इसमें IAS में आया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो BF मोलिक्यूल का एमओ डायग्राम बनाने के लिए बोला गया। फिर बोला गया कि व्हाट एजम्पशंस कैन बी मेड इन BF विच मेक एमओ डायग्राम ऑफ दिस मोलिक्यूल मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन फॉर CO मोलिक्यूल। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो पूछ लिए गए, और एजम्पशंस क्या क्या लिए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ClF3 पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पूछा, बताया था ना कि ClF3 ऐसा मॉलिक्यूल है जिस पे क्वेश्चन आना ही आना होता है। अगर आएगा तो कोई कंपाउंड पे इस पर ज़्यादा एक्सटेंसिव करके स्टडी करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल पोलर है तो इसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगी, और एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना था, डिपेंडिंग ऑन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज दी गई है उसके बेसिस पे निकालना था। ठीक है, ये देखो ये सेम जो IFS में आया था 2014 में, 2015 में ये IAS में आ गया था। तो ये जो है ये भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरलिंक करके कंसेप्ट वापस रिपीट होते हैं। अब इसमें आगे देख लीजिए, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इनमें क्या होता है, फिर किसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसके रीजन पूछ लिए। तो मैंने बताया था VBT का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है वो यही है। फिर ट्रायल जो वेव फंक्शन है कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया, हिटलर और लंदन का जो मॉडिफिकेशन था वो क्या था। फिर स्लेटर का जो है वो पूछा नहीं गया है, लेकिन स्लेटर का पूछा जा सकता है। ये देखो ये जो कंसेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वाई द बॉन्डिंग इन मेटल साइनाइड्स इज बिटवीन मेटल एंड कार्बन।
ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है, इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन, नॉट बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन। ठीक। बाकी पुराने क्वेश्चन देखो कि बॉन हेबर साइकिल पूछा गया था, Na2O2 मैंने बताया था Na2O2 का पूछा गया है। Na2O2 का यहाँ देख सकते हो 2010 में पूछा गया था IFS में। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ना, तो आप जब पूरा PYQ का एनालिसिस करोगे तब आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो भी जाते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं दिए जाते कि आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि एमओ डायग्राम बनाओ CO मोलिक्यूल का, वो कम चांसेस हैं। ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, बट चांसेस उसके कम हैं। चांसेस ज़्यादा होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछने के, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से मैंने इसका कंप्लीट जो आज तक का पेपर आया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग का IFS में, और जो इंडियन एयर जो क्या बोलते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो आया हुआ है, तो उन सब का मैंने कंप्लीट 25 ईयर्स का 2000 से लेके अगर 2005 से मान लो 25 तक, मतलब 20 ईयर का कंप्लीट जो है इसमें एनालिसिस कर दिया है। इससे बाहर जो टॉपिक है अभी तक पूछा नहीं गया है, और जो मैंने पॉसिबिलिटी है वो भी बता दी है कि कौन सा पूछा जा सकता है, ठीक है। सो थैंक यू। अब हम अगली बार जो है वो हम करेंगे एरोमेटिसिटी का, ठीक है, जो कि पहला चैप्टर जो है पेपर 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। अभी तक हमने क्या किया, एक चैप्टर फिजिकल का कर लिया, एक इनऑर्गेनिक का कर लिया, अब हमारा एक ऑर्गेनिक का करके फिर हम वापस फिजिकल में आएंगे और हम फिर ये कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।